हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे सीक्वेंस वाले। और आप जानते हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम एलटी और DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज का जो सेशन है वो हम करेंगे आपके यूजीसी नेट में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं केवल उन्हीं को फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और DSSB स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आप यूजीसी नेट के साथ साथ अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और DSSB जैसे एग्जामों में भी आपको इससे मदद मिलेगी। ज़्यादा देरी न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंट ने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा हेल्प करते हैं। एलटी ग्रेड का जो 2018 का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसको भी देखिए और DSSB का भी देखिए, उससे आपको बेसिकली हेल्प मिलेगी। और टीजीटी पीजीटी वाले भी DSSB का पेपर देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको प्रोवाइड हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अभी तक अगर मैंने एलटी वगैरह के आपके PDF अभी नहीं दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, और आज जो हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन ही आपके सीक्वेंस वाले ही होंगे। ठीक है, आज का जितना भी सेशन है वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को डेडिकेट है, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सीक्वेंस वाले ही होने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहार परिवर्तन संचार में शामिल चरणों का सही क्रम। ठीक है, क्रम है यहाँ पे। ठीक है, क्रम है आपके ऑप्शंस हैं क्रिया, सेकंड है आपका रुचि, थर्ड है आपका ध्यान, फोर्थ है आपका संतुष्टि, फिफ्थ है आपका दृढ़ विश्वास और सिक्स है आपका इच्छा। यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन संचार में यानी कम्युनिकेशन में जो शामिल स्टेप्स हैं उनको आपको अरेंज करना है, क्रम में लगाना है। नीचे कोड भी दिए हुए हैं, पहले आप क्रम में लगाइए फिर हम कोड पे बात करते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 कोड तो आपको आराम से दिख रहे हैं। बताइएगा कैसे अरेंज होगा। अगर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मैं फास्ट तरीके से जा रही हूँ तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आराम से रिलैक्स होके आप पहले अरेंज कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर दिया कीजिए, इससे सच में आपको हेल्प मिलेगी। आप अभी यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने को बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं याद आएगा कि यस मैंने ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं। कई बार थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देकर थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, इस वजह से। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या सीक्वेंस लगेगा। देखिएगा सबसे पहले आपका क्या होगा, ध्यान। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा ध्यान, उसके बाद होगा आपका रुचि, सेकेंड नंबर पे आएगा। रुचि के बाद आपकी होगी इच्छा, यानी जो आपकी डिज़ायर है। इच्छा के बाद आपका होगा दृढ़ विश्वास, फोर्थ नंबर पे आएगा। दृढ़ विश्वास के बाद आपके होंगे एक्शन। ठीक है, और एक्शन यानी क्रिया के बाद होगा सेटिस्फैक्शन। लास्ट में हमको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस तरीके से जो आपका क्रम लगेगा उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन यानी BCC एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो व्यक्ति के विचार, दृष्टि और व्यवहार को चेंज करने यानी बदलने में क्या करता है, हेल्प करता है। यह आपका मॉडल AIDCAS मॉडल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो आपने अभी ऊपर अरेंज किया है उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। जैसे आपका सबसे पहले था ध्यान, यानी सबसे पहले व्यक्ति का आप क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान इस चीज़ पे आए।
देन उसके बाद आपकी रुचि इंटरेस्ट जगता है, यानी फिर उस विषय में आपको रुचि विकसित की जाती है, इंटरेस्ट जगाया जाता है ताकि उसके बारे में आपका हो। और अब कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, जब तक इंटरेस्ट नहीं आता तब तक उस चीज़ में इन्वॉल्व हम जल्दी नहीं होते हैं, ठीक। देन उसके बाद आपका आता है डिज़ायर, इच्छा, यानी व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब इंटरेस्ट आता है तो धीरे धीरे इच्छा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद होता है दृढ़ विश्वास, यानी व्यक्ति में यह विश्वास आता है कि बदलाव आवश्यक और संभव है। देन उसके बाद आपका आता है क्रिया, एक्शन, यानी व्यक्ति वांछित व्यवहार को अपनाता है, जो भी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करता है। और लास्ट में आपका आता है सेटिस्फैक्शन, यानी संतुष्ट, यानी व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम महसूस होता है जिससे वह व्यवहार को बनाए रखता है, यानी जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी इच्छा जागी, जो इंटरेस्ट जागा, फिर उन्होंने एक्शन लिया, फिर उसके बाद उनको संतुष्टि मिली, सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये पूरा आपका प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वितरण चैनलों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वितरण चैनलों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं थोक विक्रेता, सेकंड है निर्माता, थर्ड है उपभोक्ता और फोर्थ है आपका खुदरा आपका विक्रेता। तो वितरण आपके चैनलों को आपको क्रम में अरेंज करना है। सो ये रहे आपके ऑप्शंस, अब आप अरेंज कीजिए आराम से, ठीक है। अभी तक जिन स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अब तक पूछे गए हैं मैं सभी कराने की कोशिश करूंगी, और जो ऐसे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगी जो कई बार आपकी रिपीट हो चुके हैं, जिनके चांसेस है कि हो सकता है दिसंबर अटेम्प्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो अक्सर क्या होता है 1-2 बार के बाद आपके रिपीट हो जाते हैं, जैसे आपके विटामिन वाले क्वेश्चन, विटामिन ए वाले क्वेश्चन, कई सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आपके रिपीट हो चुके हैं। सो इससे एक तरीके से आपको आराम से नंबर मिल सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो लगभग 30% तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो ही जाते हैं। सो बताइएगा सेकंड का करेक्ट सीक्वेंस क्या लगेगा। सो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले होगा आपका निर्माता, देन उसके बाद आपका होगा थोक विक्रेता, सेकंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद आपका होगा खुदरा विक्रेता थर्ड नंबर पे, और लास्ट में आपका आएगा उपभोक्ता, यानी लास्ट में आपका कंज्यूमर आएगा, ये आपका फोर्थ नंबर होगा। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस लगेगा और आपका करेक्ट आंसर है आंसर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मतलब है कि उत्पाद निर्माता से उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका निर्माता, यानी जो आपका वस्तु बनाता है ना, कोई भी वस्तु बनाएंगे वो होंगे उनके निर्माता। देन उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आते हैं वो होते हैं थोक विक्रेता, यानी बड़ी मात्रा में खरीदार आगे बेचता है, वो होते हैं। देन आपका खुदरा विक्रेता, यानी उपभोक्ता को सीधे बेचने वाले, ठीक। उसके बाद आपका लास्ट में आता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, यानी वस्तु का अंतिम उपयोगकर्ता जो होता है वो आपका कंज्यूमर होता है। तो ये इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फैशन उद्योग के लिए परिधानों की डिज़ाइन विकास प्रक्रिया का क्रम बताइए। तो फैशन उद्योग के लिए परिधानों की डिज़ाइन विकास प्रक्रिया का आपको क्रम अरेंज करना है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, पहला ब्रांड की पहचान बनाए रखते हुए डिज़ाइनिंग, सेकंड है प्रस्तुति, ठीक है, थर्ड है आपका पूर्वानुमान का अध्ययन, फोर्थ है आपका लक्ष्य बाजार की पहचान, फिफ्थ है आपका वर्तमान रुझानों का अध्ययन, और आपका सिक्स है डिज़ाइन संक्षिप्त बनाना, ठीक। अब यहाँ पे आपके कोड दिए हुए हैं, एक तो दूसरे पेज पे है तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी आप बताइएगा इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, करिए। आपके पास प्रॉपर अभी तो समय है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी वहाँ क्वेश्चन किया जाता है एक तो प्रेशर होता है, ऊपर से जब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन दिख जाते हैं तो और टेंशन हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे आपके होते हैं जिनको पहचान के आप बहुत जल्दी आपके जो स्टेप्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें
कि आपका कैसे अरेंज होगा। तो देखते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपका होगा डिज़ाइन संक्षिप्त बनाना, ठीक है। सो सबसे पहले आपका ये आएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद लक्ष्य बाजार की आप क्या करेंगे, पहचान करेंगे। देन उसके बाद जो आपका नंबर आएगा, वर्तमान रुझानों का अध्ययन करेंगे, थर्ड में आएगा। देन उसके बाद आपका होगा पूर्वानुमान का अध्ययन, फोर्थ नंबर पे। देन उसके बाद आपका होगा ब्रांड की पहचान बनाए रखते हुए हमें डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है। और लास्ट में आपका होगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। लास्ट में आपका होगा प्रस्तुति, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, पूरा क्रम लगेगा। और अगर हम आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। और देखते थोड़ा सा, फैशन इंडस्ट्री में एक परिधान यानी गवर्नमेंट ऑफ मतलब एक तरीके का डिज़ाइन करने की जो प्रक्रिया है उसका हम स्टेप देख रहे हैं। सो सबसे पहले हमने कहा आपका डिज़ाइन ब्रीफ बनाना, यानी ग्राहक या ब्रांड की आवश्यकता समझकर हमें क्या करना है, एक दिशा तय करना है, ठीक। देन उसके बाद आपका होता है पहचानना, यानी टारगेट मार्केट आपका किस उम्र, आय और फैशन ग्रुप के लिए डिज़ाइन बनाना है। ये आप पहले सिलेक्ट करोगे कि कौन से एज वालों के लिए बना रहे हो और फैशन क्या है, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आएगा करेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखोगे, नॉलेज लोगे कि किस तरीके का करंट में लोगों का फैशन है, यानी वर्तमान फैशन चलन का आप विश्लेषण करेंगे। देन उसके बाद होगा फोरकास्ट का अध्ययन, यानी भविष्य में आने वाले रुझानों का एक अनुमान। एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है, वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बाद कैसा आने वाला है, थोड़ा बहुत तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं। लास्ट में आपका ये है ब्रांड आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करना, यानी ब्रांड की पहचान के अनुरूप हमें क्या करना है, डिज़ाइन तैयार करना है। और लास्ट में आपका क्या होगा, प्रेजेंटेशन, यानी तैयार जो डिज़ाइन है उसको प्रस्तुति के रूप में हमें क्या करना है, दिखाना है। तो ये सारा सीक्वेंस आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो, अगर मतलब जैसे वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है इसमें अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है कि इसके बाद वाले क्या स्टेप होंगे। ये तो पता ही कि प्रेजेंटेशन आपका लास्ट में ही होगा, तो 6 वाला तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर ही होंगी, जिनको आपको अरेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी जब मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी तो आपको आसानी होगी और सारी चीज़ें समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिम धुलाई का क्रम बताइए। तो डेनिम धुलाई का आपको क्रम अरेंज करना है। ऑप्शन पहला है ब्लीचिंग, सेकेंड है वांछित प्रभाव के लिए सफाई, थर्ड है आपका रंगाई, फोर्थ है आपका नरम करना, फिफ्थ है आपका डिसाइजिंग स्कोरिंग, और 6 है आपका एंजाइम वॉश या स्टोन वॉश। और नीचे आपके कोड दिए हुए हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कोड दिखाऊंगी तो शायद आपको क्वेश्चन कम दिखाई दे, लेकिन तब भी दिखेगा नहीं, 3 ऑप्शन तक तो दिख ही जाएंगे। ये लीजिए, अरेंज करने की कोशिश कीजिए कि इसका स्टेप क्या लगेगा। डेनिम धुलाई का आपको क्रम बताना है। पहले आप ऐसे ही कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कोड दिखा दूंगी। बताइएगा इसका क्रम कैसे लगेगा। देखिएगा, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको 1-2 बार भी अगर इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैसे अरेंज करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट, तो सबसे पहले डिसाइजिंग और स्कोरिंग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका होगा एंजाइम वॉश या स्टोन वॉश सेकेंड नंबर पे। देन आपका थर्ड नंबर पे आएगा वांछित प्रभाव के लिए सफाई, एंड देन फोर्थ नंबर पे आपका होगा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के बाद आपका नंबर आएगा रंगाई का 5th नंबर, एंड लास्ट में आपका क्या होगा, नरम करना, सॉफ्टनिंग जो है आपका, ये आपका 6 नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या लगने वाला है, क्रम लगने वाला है। सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही उत्तर है। देखते हैं
डेनिम वस्तु को उत्पादन के बाद विशेष धुलाई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि रंग, बनावट और सॉफ्टनेस बेहतर रहे। ठीक, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपका डिसाइजिंग और स्कोरिंग वाली चीज़ है, यानी स्टार्च और अशुद्धियों को हटाना, है ना, कपड़ा एक तरीके से साफ करना। एंजाइम स्टोन वॉश, यानी एंजाइम या पत्थरों से सतह को रगड़ना, पेडिंग और सॉफ्टनेस बढ़ाना। ठीक, देन उसके बाद क्लीन अप, यानी अवशिष्ट रासायनिक को हटाना, समानता लाना। ब्लांचिंग, यानी रंग हल्का करना, लाइट टोन प्राप्त करना। और टैनिंग आपका डाइंग, आपका पुनः रंगाई करना, वांछित शेड देना। और लास्ट में आपका सॉफ्टनिंग, यानी फिनिशिंग प्रक्रिया कपड़ा एक तरीके से मुलायम बनाना, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। तो इस तरीके से आपके स्टेप्स अरेंज किए जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बच्चे के विकास के चरणों को सही क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे के विकास के जो चरण हैं उनको आपको अरेंज करना है। जैसे आपका पहला ऑप्शन है प्रसव पूर्व, सेकेंड भी, इसको भी प्रसव पूर्व कहा जाता है, प्रीनेटल को भी प्रसव पूर्व कहा जाता है। थर्ड है आपका नवजात, फोर्थ है आपका सहसावस्था और फिफ्थ है आपका शिशु अवस्था। सो यहाँ नीचे आपके कोड दिए हैं, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ ताकि ऑप्शन डी तक आपको सारे कोड दिखाई दें। अब आपको बच्चे के विकास की जो आपके चरण हैं उनको आपको अरेंज करना है। बताइएगा इसका सीक्वेंस कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके इसके राइट आंसर की, तो सबसे पहले आपका होगा प्रसव पूर्व। ठीक है, देन उसके बाद आपका नंबर आएगा आपका प्रीनेटल, इसको भी प्रसव पूर्व। देन उसके बाद आपका होगा नियोनेटल, यानी नवजात। ठीक है, फिर देन उसके बाद आपका होगा इन्फेंसी। ठीक, और लास्ट में आपका शिशु अवस्था। तो जैसा आपका क्रम इसमें दिया हुआ है सेम टू सेम ऐसा ही क्रम अरेंज होगा, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से जैसे आपका क्रम लगा हुआ है वैसे ही आपका इसका क्रम अरेंज हो जाएगा। सो बाल विकास का क्रम हमेशा गर्भ से जन्म और फिर शैशव तक जाता है। तो इसके जैसे स्टेप हैं आपके प्रसव पूर्व, यानी गर्भाधान से पहले माता की तैयारी का चरण होता है। फिर गर्भकालीन, यानी आप प्रसव भी कह सकते हैं। फिर गर्भावस्था के दौरान भ्रूण विकास का ये चरण होता है। देन उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है नवजात, नियोनेटल, यानी जन्म से 28 दिन तक बाहरी दुनिया में अनुकूलन। इन्फेंसी, यानी 1 वर्ष तेजी से जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी रैपिड तरीके से होता है, फास्ट तरीके से होता है, यानी जो शारीरिक विकास है वो काफ़ी फास्ट तरीके से होता है। और लास्ट है आपका शिशु अवस्था, यानी 1 से 3 वर्ष चलना बोलना और आपके जो भी सोशल स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन है आपका खाद्य सेवा कर्मचारी के चयन में प्रयुक्त प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो खाद्य सेवा कर्मचारी की जब नियुक्ति होती है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं नियुक्ति प्रक्रिया, बी है आंतरिक स्रोत, सी है आवश्यकता का निर्धारण, डी है वेतन निर्धारण, ई है विज्ञापन और एफ है साक्षात्कार और जी है अभिविन्यास। नीचे कोड दिए हुए हैं, ऊपर पहले आप अरेंज कीजिए फिर बताइएगा इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या लगेगा। देखिएगा पहले तो ऐसा होता था कि ऑप्शंस ई तक आते थे, अब धीरे धीरे एफ जी तक थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है, और ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय लगे, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में काफ़ी समय हमारा जाता है, उसके साथ साथ हमारे कई सारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए। सो रीज़न यही है, लॉन्ग क्वेश्चनों में बच्चे टाइम देखते नहीं हैं उसके चक्कर में। और पहली बात तो इसकी थोड़ा सा टेक्निक भी होती है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में आएगी, ये थोड़ा सा एक तरीके से पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आवश्यकता का जो आपका निर्धारण होता है, सबसे पहले नीड देखी जाती है, किस किस चीज़ की नीड है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका ऑप्शन सी आएगा,
देन उसके बाद आप आंतरिक स्रोत देखेंगे, यानी जो ऑलरेडी आपके पहले से जो कर्मचारी हैं उन पे आप चयन करने की कोशिश करेंगे कि अंदर ही किसी का चयन किया जा सकता है कि नहीं। सो आपका ये सेकेंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद जब नहीं है तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे, ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा। और यहीं पे विज्ञापन वाला क्वेश्चन एक मैंने आपसे पूछा था कल DTPSB का जब हमने पेपर सॉल्व किया था, उसमें मैंने पूछा था, तो वहाँ पे था कि विज्ञापन क्या है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, यानी एक तरीके से विज्ञापन निकाला जाता है ताकि सभी लोगों तक वो सूचना पहुँच जाए। जब सभी लोगों तक वो सूचना पहुँची उसके बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, आपका ये फोर्थ नंबर पे आएगा। इंटरव्यू के बाद वेतन वगैरह निर्धारित होगा, ये आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा। देन उसके बाद आप उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, यानी उनको नियुक्ति पत्र देंगे, ये आपका 6 नंबर पे होगा। और लास्ट में होगा आपका अभिविन्यास 7th नंबर पे, यानी उसके बाद आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसके जो रूल्स हैं, उनके जो कार्य वगैरह क्या क्या कार्य करने हैं उनको फिर आप बताएंगे। तो ये सारा आपका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी CBEFDAG। तो किसी भी होटल कैंटीन में कर्मचारी का जो चयन है उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पहले आप नीड देखेंगे, जो आवश्यकता है वो आप देखेंगे, यानी कितने कर्मचारियों किस प्रकार के आपको चाहिए। देन उसके बाद सेकेंड आपका आता है इंटरनल सोर्स, आपके पहले से जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनमें से आप चयन करेंगे। देन उसके बाद आप क्या निकालेंगे, आप विज्ञापन निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यानी नई भर्ती के लिए आप विज्ञापन जारी करेंगे। विज्ञापन जारी करने के बाद लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, आप उनका इंटरव्यू लेंगे, उपयुक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा। एंड यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर पे आएगा वो फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा आपकी सैलरी, ठीक है, सैलरी यानी वेतन का आपको चयन करेंगे। सैलरी के बाद आप 6 नंबर पे करेंगे आपका अपॉइंटमेंट। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगी जब मैं PDF दूंगी, तो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, यानी चयनित को नियुक्ति पत्र देना। और लास्ट में आपका होगा आपका अभिविन्यास, यानी संगठन की जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, आप उनसे उन्हें परिचित कराएंगे। भाई कोई भी नया कर्मचारी आता है तो उन्हें हमें अपना मतलब जो काम है वो बताना पड़ता है, उनको थोड़ा ना पता होता पहले से इसमें क्या काम है, तो आप उन सारी चीज़ों को आप बताएंगे। तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 के दौरान अनाज में होने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपके ऑप्शंस हैं, देखते हैं। सो पहला ऑप्शन है आपका प्रतिगमन, बी है आपका सहक्रिया, सी है आपका जल अवशोषण, डी है आपका श्यानता में परिवर्तन और ई है आपका पुनः क्रिस्टलीकरण। सो नीचे आपके कोड दिए हुए हैं, आप देखिए और अरेंज कीजिए इसका स्टेप कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ अगर बात करें तो सबसे पहले आपका होगा जल अवशोषण। जल अवशोषण के बाद आपका आएगा श्यानता में परिवर्तन सेकेंड नंबर पे। उसके बाद आपका होगा प्रतिगमन, थर्ड नंबर पे लगेगा। देन उसके बाद पुनः क्रिस्टलीकरण फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ में आपका आएगा सहक्रिया, ये आपका स्टेप अरेंज होगा। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखते हैं एक एक करके। तो अनाज को पकाते व ठंडा करते समय कई भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिनको क्रम और परिवर्तन और थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है जल अवशोषण, यानी स्टार्च दानों में आपका पानी प्रवेश करता है। देन उसके बाद आपका होता है श्यानता परिवर्तन, यानी गर्म करने से द्रव क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। देन उसके बाद आपका होता है प्रतिगमन, यानी ठंडा होने पर जिलाइटनाइज्ड आपका जो स्टार्च है वो पुनः व्यवस्थित होता है, ठीक। देन उसके बाद आपका होता है पुनः क्रिस्टलीकरण, यानी स्टार्च क्रिस्टल संरचना बनाता है। और लास्ट में आपका होता है सहक्रिया, यानी पानी अलग हो जाता है। इस तरीके से आपका पूरा क्रम लगता है, चलेगा। अब क्वेश्चन है 8, हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक के लक्षण की क्रमिक प्रगति आपको बतानी है। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में। तो जैसे पहला ऑप्शन है आपका बिलिरुबिन में वृद्धि, बी है आपका पेट में कोमलता और पीलिया, सी है आपका मतली, भूख न लगना, उल्टी होना, डी है ग्रास नली में वेरिकाज नसें,
ई है सोफ और जलोदर, और एफ है आपका पोर्टल उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपके हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनकी क्रमिक प्रगति आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ अगर हम बात करें आपका जो क्रम लगेगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, मतली, भूख न लगना और उल्टी। देन उसके बाद आपका होगा सेकेंड नंबर पे पेट में कोमलता और पीलिया, सेकेंड नंबर पे आएगा। थर्ड में आएगा आपका बिलिरुबिन में वृद्धि। उसके बाद जो आपका होगा वो होगा आपका पोर्टल उच्च रक्तचाप, ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा। फिफ्थ में आपका आएगा ग्रास नली में वेरिकाज नसें, और लास्ट में आपका होगा 6 सौंफ और जलोदर, सौफ और आपका जलोदर ओडिमा, ठीक। तो इस तरीके से बात करें तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस लगा है वो ऑप्शन डी में है, यानी CBAFDE, इस तरीके से। तो यकृत यानी लीवर रोग की प्रगति इस प्रकार से होती है, जैसे मतली, भूख न लगना, उल्टी, ये आपके स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं। देन उसके बाद आपका पेट में कोमलता और पीलिया, यानी यकृत में सूजन और पीलिया वगैरह। फिर आपका बड़ा हुआ बिलिरुबिन, यानी रक्त में बिलिरुबिन की क्या होती है, अधिकता होती है। देन आपका पोर्टल हाइपरटेंशन, रक्त प्रवाह में आपका रुकावट होना। फिर उसके बाद होता है आपका एसोफेसियल आपका वेरिसेस, आपका ग्रास नली की नसों का सूज जाना। और उसके बाद आपका होता है एडीमा और जलोदर, यानी शरीर में द्रव एकत्र होना, यानी फूला हुआ पेट आपका। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फीडबैक संचार में निम्नलिखित कार्यों के शामिल करता है। आपके ऑप्शंस हैं, कार्रवाई को सुगम बनाता है, बी है सीखने में सुधार करता है, सी है बाधाओं को दूर करता है, और डी है दर्शकों को सूचित करता है। तो फीडबैक संचार में निम्नलिखित जो कार्य आपके शामिल करता है वो कौन कौन से हैं, आपको बताना है। ऑप्शंस इनमें से क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका है कार्रवाई को सुगम बनाता है, सीखने में सुधार करता है, और बाधाओं को दूर करता है। दर्शकों को सूचित करना ये नहीं है, तो ऑप्शन ABC आपका राइट आंसर है। ABC है आपके ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिएगा, तो फीडबैक कम्युनिकेशन का एक आवश्यक हिस्सा है जो संचार को प्रभावी बनाता है। तो यहाँ सबसे पहले कार्रवाई को सुगम बनाता है, यानी प्राप्तकर्ता के व्यवहार को एक तरीके से दिशा देता है। सीखने में सुधार, यानी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करता है, और लास्ट में बाधाओं को दूर करता है, यानी जो गलतफहमी और रुकावटें हैं उनको दूर करने का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक थकान के प्रभाव हैं। तो मानसिक थकान के प्रभाव आपसे पूछे गए हैं, ध्यान में कमी, प्रेरणा में कमी, और थर्ड है आपका मानसिक प्रदर्शन में वृद्धि, अवधारणा और सोच में कमी। तो बताइएगा कि मानसिक थकान के जो प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके मेंटल फटीग की, तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, ध्यान में कमी, ठीक है, ध्यान में कमी होगा, प्रेरणा में भी कमी होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अवधारणा और सोच में कमी, मानसिक प्रदर्शन में वृद्धि नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो थर्ड आपका नहीं होगा इसमें से, तो थर्ड जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कट कर देते हैं। यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे भी थर्ड होगा क्योंकि सेकंड 2 बार लिखा है, और कहाँ पे होगा, और यहाँ पे भी थर्ड होगा, तभी हम ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन 2 ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है, इसमें आपका थर्ड नहीं है, ठीक। तो केवल आपका मानसिक प्रदर्शन में वृद्धि ये नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस आपके सही हैं। तो मानसिक थकान से मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है, तो यहाँ पे आपका ध्यान की कमी होगी, आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा, प्रेरणा में भी कमी होगी, काम करने की इच्छा भी घटती जाएगी, और बिगड़ी हुई आपका धारणा और सोच मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें भी आपकी कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये आपका गलत है क्योंकि थकान से प्रदर्शन आपका घटता है ना कि बढ़ता है। चलिएगा,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने। कपड़ा उद्योग में प्रयुक्त निम्नलिखित रसायन खतरनाक हैं। कौन कौन से? एजो यौगिक, सेकेंड है एंजाइम, थर्ड है क्लोरीन यौगिक और फोर्थ है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सीक्वेंस वाले ही थे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी हैं लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी आपको थोड़ा सा सही उत्तर चुनने में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं सीक्वेंस वाले की अपेक्षा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपकी नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में, तभी आप राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो कपड़ा उद्योग में उपयुक्त निम्नलिखित रसायन खतरनाक हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका है एजो यौगिक और दूसरा है आपका क्लोरीन यौगिक। ठीक है, ये आपके दो सही हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड जो आपका थर्ड दिया है वो ऑप्शन डी में दिया है और ऑप्शन डी ही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो टेक्सटाइल डाइंग और आपका फिनिशिंग में कुछ रसायन हानिकारक माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका है एजो कंपाउंड्स यानी कार्सिनोजेनिक, आपका कैंसर उत्पन्न करने वाले जो डाइज होते हैं। और दूसरा है आपका क्लोरीन, आपका पर्यावरण और त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। बाकी जो एंजाइम्स हैं वो सुरक्षित हैं। आपका हाइड्रोजन जो है वो भी आपका एक तरीके से सुरक्षित है इसका प्रयोग। तो जो दो सुरक्षित हैं वो आपका एजो और ये आपका सेकेंड है, चलेगा। नेक्स्ट है आपका अनुशासन सुधार का एक तरीका है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन जो है आपका एक सुधार का तरीका है। आचरण, सेकेंड है सौंदर्य बोध, थर्ड है आपका नैतिक मूल्य और फोर्थ है आपका शैक्षिक मूल्य। तो अनुशासन सुधार का एक तरीका है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपका है आचरण। ठीक है, आचरण के साथ साथ बात करें तो नैतिक मूल्य, मॉरल जो आपके वैल्यू हैं, और आपका शैक्षिक मूल्य एजुकेशनल वैल्यू, आपका ये सही है, सौंदर्य से लेना देना नहीं है इतना। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपका है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका है राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा। तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन का मुख्य उद्देश्य व्यवहार और नैतिकता सुधारना होता है। यह व्यक्ति के आचरण को परिष्कृत करता है, नैतिक मूल्य को मजबूत करता है और जो आपका शैक्षिक वैल्यू है उसको भी विकसित करता है। ठीक, चलिएगा। सौंदर्य से लेकिन लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से पैकेज एसेप्टिक पैकेजिंग के उदाहरण हैं। एसेप्टिक पैकेजिंग के कौन से पैकेज जो उदाहरण हैं ये बताना है। आपके ऑप्शन है टेट्रा पैक बॉक्स, बी है पेपर बैग, सी है दूध की बोतल, डी है प्लास्टिक बैग और ई है एल्युमिनियम फाइल। तो कौन से पैकेज एसेप्टिक पैकेजिंग के उदाहरण हैं, नीचे आपके कोड दिए हुए हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपका टेट्रा पैक आपका बॉक्स, उसके साथ साथ दूध की बोतल, ये ए एंड सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए एंड आपका सी, ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक को लागू करने के लिए अपनाए जाने वाले जो चरण हैं उनको स्टेप्स को बताना है। सो यहाँ पे देखते हैं आपके ऑप्शंस। पहला है आपका ग्रामीण के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए, सेकेंड है उन ग्रामीणों की पहचान करें जो अपने अनुभव साझा करने के इच्छुक हैं, थर्ड है चर्चा के लिए माहौल तैयार करें, फोर्थ है आपका ग्रामीण से मिलें, फिफ्थ है आपका साक्षात्कार के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और सिक्स है पूरी रुचि और उत्साह दिखाएं। तो ये नीचे कोड दिया हुआ है, यानी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक को लागू करने के लिए अपनाए जाने वाले जो चरण हैं उनको आपको स्टेप में अरेंज करना है। ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके कि कैसे आपका सीक्वेंस पूरा अरेंज होगा, तो सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, ग्रामीणों से मिले। क्या होगा, ग्रामीणों से मिलने का काम होगा।
उसके बाद सेकेंड में आएगा ग्रामीण के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं, ठीक। देन उसके बाद थर्ड आपका होगा उन ग्रामीणों की पहचान करें जो अपने एक्सपीरियंस अनुभव साझा करने के इच्छुक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, आपका क्या होने वाला है, पूरी रुचि और उत्साह दिखाएं, फोर्थ पे आपका होगा। उसके बाद चर्चा के लिए माहौल तैयार करें और लास्ट में आपका होगा साक्षात्कार के लिए उपयुक्त स्थान का क्या करें आप चयन करें। तो इस तरीके से आपका 6 आएगा। तो यहाँ अगर हम स्टेप्स बताएं, आपके ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो PRA के चरणों का जो आपका क्रम है वो ग्रामीण से मिलना, यानी पहला संपर्क बनाना, फिर व्यक्तिगत संबंध बनाएं, आप विश्वास डेवलप करेंगे। जब आप व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो फिर जो भी व्यक्ति होता है वो आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं, ठीक है। फिर है आपका इच्छुक ग्रामीणों की पहचान करें जो अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहते हैं। और उसके बाद पूर्ण उत्साह दिखाएं, सहभागिता का वातावरण आपको बनाना है। जब अपने तरफ से आप एक्साइटेड रहेंगे तो वो लोग भी वैसा माहौल बनेगा। और फिर है चर्चा का माहौल करें, मतलब एक तरीके से माहौल आपको रेडी करना है कि ओपन कम्युनिकेशन हो, खुला संचार हो। फिर आप उपयुक्त स्थान चुनेंगे और अंतिम साक्षात्कार व डेटा संग्रह हेतु, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपका पूरा प्रोसेस होगा, ठीक। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्रय अधिकारी द्वारा क्रय आदेश जारी करने का क्रम बताइए। तो क्रय अधिकारी द्वारा क्रय आदेश जारी करने का जो क्रम है वो आपको बताना है। यहाँ देखिएगा आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है आदेश प्रपत्र तैयार करना, बी है विक्रेता की पहचान करना, सी है विनिर्देश लिखता है, डी है आवश्यकता की पहचान करना और ई है क्रय विधि का चयन करता है। चयन करता है मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पे बात करें क्रय अधिकारी द्वारा क्रय आदेश जारी करने का जो क्रम है वो अगर हम अरेंज करें तो कैसे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले नीड आती है, ये चीज़ तो आपने सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में देख ही लिया होगा कि सबसे पहले आपकी क्या होगी, आएगी आवश्यकता के बाद विनिर्देश लिखना है, ठीक, सेकेंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद थर्ड आएगा आपका आदेश प्रपत्र तैयार करना, ठीक। उसके बाद ई नंबर आएगा यानी क्रय विधि का चयन करता, ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा। और लास्ट में विक्रेता की पहचान, तो ये आपका आएगा फिफ्थ नंबर पे। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा। यानी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं, तो क्रय प्रक्रिया आपके जो चरण हैं वो आप पहले क्या करेंगे, आप नीड जो है आवश्यकता है, क्या खरीदना है यह तय करना है। फिर आपका क्या होगा, स्पेसिफिकेशन राइटिंग होगा यानी वस्तु के मानक और आपके विवरण लिखना। देन उसके बाद ऑर्डर होगा यानी आवश्यक फॉर्म तैयार करना। और उसके बाद आपका होगा सेलेक्ट आपका जो मेथड है परचेज का, ठीक, यानी निविदा आदि तय करना। और आपका आइडेंटिफाई लास्ट में होगा यानी जो उचित विक्रेता है उसका क्या करना, सिलेक्शन करना, चयन करना। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आपके जो UGC नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हम लगातार सेशन कर रहे हैं। आपके LT के भी, DSSB के भी, TGT PGT के हमने ऑलरेडी किए हैं, उनको फिर से हम क्लासेस लेकर आएंगे। और UGC नेट के भी हम साथ साथ में अब कंटिन्यू तरीके से करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को लाभ हो सके। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि होम साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंजेस है, DSSB में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज कुछ आपके जैसे LT और असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट में जैसे प्रश्न आते हैं उस तरीके के प्रश्नों को आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, आपको लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बस इतना ही कहूँगी। बाकी ये जो सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये लगातार चलते रहेंगे। उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो थ्योरी चीज़ें हैं उसको भी मैं बीच बीच में लाती रहूँ ताकि आपको फ़ायदा हो उससे। एंड आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा आज के क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो आपके सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, ये आप जानते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाय बाय।